हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन की। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपका रिसेंटली एनटीपीसी का फेज़ 1 एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको विटामिन टॉपिक से देखने को मिले थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग विटामिन क्या होती है, विटामिन के कितने प्रकार हैं, विटामिन का रासायनिक नेम क्या होता है, साथ ही साथ विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। जब हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो सीधे सीधे हमारे मन में ख्याल आता है कि सर विटामिन क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि विटामिन जो है ये आपका एक पोषक पदार्थ है। विटामिन आपका क्या है सर? पोषक पदार्थ है, या आप इसको पोषक तत्व भी कह सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है? तो भाई मेरे, आप सभी जो भोजन करते हैं, खाना जो खाते हैं, तो उसमें आप क्या खाते हैं? आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, मतलब सब्जी खाते हैं। तो आपके दाल में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। चावल में क्या रहता है सर? कार्बोहाइड्रेट रहता है। ऑयल में सर फैट रहता है। तो ये जो आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट, ये सब चीज़ हैं, ये सब चीज़ क्या है सर? ये सब के सब पोषक तत्व हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं। और आप भोजन जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो सर आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए करते हैं, ताकि आपका जो शरीर का उपापचयी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है सर? तो हमारा पोषक तत्व है। तो आप याद रख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है, एक न्यूट्रिएंट्स है। जो आपका प्रोटीन है ये भी क्या है सर? एक पोषक तत्व है। ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन का हिंदी भी प्रोटीन ही होता है और कार्बोहाइड्रेट का हिंदी भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब आप कहेंगे कि सर फैट क्या होगा? तो फैट यानी कि वसा भी क्या होगा सर? आपका एक पोषक तत्व ही होगा। ध्यान में रखेंगे। विटामिन क्या होगा सर? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि विटामिन जो है वो एक प्रकार का क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है, यानी कि पोषक तत्व होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर कि विटामिन जो है वो क्या है? एक पोषक तत्व है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि और भी पोषक तत्व हैं। ऑब्वियसली सर, जो आपका जल है ये भी पोषक तत्व के अंतर्गत ही आता है। जो खनिज लवण है ये भी किसके अंतर्गत आता है सर? ये भी आपका पोषक तत्व के अंतर्गत ही आता है, यानी कि मिनरल्स भी पोषक तत्व के अंतर्गत ही आता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपके शरीर को एक और पोषक तत्व की ज़रूरी होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो आपके बॉडी में इतने प्रकार के पोषक तत्वों की क्या होती है? ज़रूरत होती है। आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो सारे पोषक तत्व हैं, इन सब पोषक तत्व की जो कार्य है, फंक्शन है, वो अलग अलग है। और ये सारे पोषक तत्व अपने कार्य के आधार पे 4 प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये 4 प्रकार के पोषक तत्व क्या होते हैं? तो मेरे मित्र, इसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी में जो आनुवांशिक पदार्थ बनते हैं और उस आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक गुण का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा पोषक पदार्थ है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, यानी कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। आपका जो पहला कैटेगरीज है वो क्या कहलाता है? तो सर ऊर्जा उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा उत्पादक कहलाता है। और इस ऊर्जा उत्पादक के कैटेगरी में कौन कौन आ जाता है? तो सर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है और जो आपका फैट है, यानी कि वसा है, ये किस में आ जाता है सर? तो सर ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व में आ जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट यानी कि वसा से हम लोगों को क्या मिलती है सर? एनर्जी मिलती है। इसमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी में हो रही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित करती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ। उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ। आप कहेंगे ये कौन कौन से होते हैं? तो सर हमारा जो विटामिन है और जो जल है और जो खनिज लवण है ये क्या कहलाते हैं सर? ये कहलाते हैं उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ। यानी कि आपका जो विटामिन है और जो आपका जल है
और जो खनिज लवण है यानी कि जो मिनरल्स है ये क्या कहलाते हैं सर? उपापचयी नियंत्रक कहलाते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, विटामिन की कमी से आपको अलग अलग तरह के रोग भी होते हैं, और अगर आपके शरीर में विटामिन की प्रचुर मात्रा रहती है तो आप अलग अलग तरह के रोगों से बचे हुए रहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि विटामिन आपका उपापचयी नियंत्रक में तो आता है, लेकिन विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं सर? रोधी क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व कहते हैं। रोधी क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अगर विटामिन की प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में अवेलेबल रहती है, उपलब्ध रहती है, तो जो हमको अलग अलग तरह का रोग होता है उससे हम बच सकते हैं। तो विटामिन जो है वो आपका रोधी क्षमता बढ़ाने वाला तत्व भी कहलाता है। साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे कि विटामिन, जल और खनिज लवण, मिनरल्स, ये सब के सब क्या हैं? तो सर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व हैं। आप कहेंगे अगला पोषक तत्व कौन सा होगा? तो सर अगला पोषक तत्व होता है आपके शरीर को निर्माण करने वाला, इसको हम लोग शरीर निर्माण या वृद्धि पोषक तत्व बोलते हैं। मतलब क्या कि ऐसा पोषक तत्व जो आपके बॉडी को डेवलप करने के लिए और ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, वो क्या कहलाते हैं? शरीर निर्माण या वृद्धि वाले पोषक तत्व। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो सर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी में दो सबसे मेन स्ट्रक्चर हैं, पहला आपका मस्कुलर सिस्टम और दूसरा आपका स्केलेटन सिस्टम। ऐसे आप पहले स्केलेटन सिस्टम को रख सकते हैं, बाद में मस्कुलर सिस्टम को रख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि आपके मसल्स को पूरी तरह से डेवलप होने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो सर प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि शरीर निर्माण या वृद्धि में हमको किस पोषक तत्व की जरूरत होगी? तो सर प्रोटीन की जरूरत होगी। और फिर नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक पदार्थ। नेक्स्ट आपका कौन सा है सर? आपके बॉडी में किसकी जरूरत होती है? तो आनुवांशिक पदार्थों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिक गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हस्तांतरण होता है, वो किसके चलते होता है सर? आनुवांशिक पदार्थ के चलते होता है। और इसके लिए क्या जरूरी होता है? तो सर इसके लिए न्यूक्लिक अम्ल जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है सर? न्यूक्लिक अम्ल जरूरी होता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे भोजन के सारे पोषक तत्वों को, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? तो सर विटामिन को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर विटामिन को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, विटामिन को खोजा किसने और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन की। जी हाँ, अब आप सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि विटामिन जो है ये क्या है सर? तो एक प्रकार का पोषक तत्व है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि विटामिन जो है ये सर हमारे भोजन का अवयव है। ये क्या है? हमारे भोजन का अवयव है। ये सब आपका बेसिक बात हो जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि विटामिन आपका कार्बनिक यौगिक है या फिर अकार्बनिक यौगिक है, क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन जो है वो आपका एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका काम क्या होता है? तो सर इसका काम होता है शरीर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को, यानी कि उपापचयी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। तो आप ये कह सकते हैं कि विटामिन जो है ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है, जो शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिज्म, उपापचयी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है, के संचालन के लिए क्या होता है सर? आवश्यक होता है। अब आप विटामिन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, आपको जैसे मन करे आप वैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आप विटामिन से नहीं डरेंगे। आपसे कोई भी पूछेगा विटामिन क्या है, तो सर एक प्रकार का पोषक तत्व है, भोजन का अवयव है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न तरह के जैविक जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है? सहायक होता है, या सुचारू रूप से चलने में क्या करता है? मदद करता है। मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि क्या विटामिन से हम लोगों को किसी भी तरह की कैलोरी प्राप्त होती है, तो आप सभी कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, यानी कि विटामिन से
इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विटामिन जो है आपका कोई कैलोरी नहीं देता है, कैलोरी के रूप में ये ऊर्जा का निष्कासन ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि विटामिन जो है ये किस प्रकार के पोषक तत्व के अंतर्गत आता है? तो अभी जस्ट आपने देखा है कि सर विटामिन जो है ये उपापचयी नियंत्रक के अंतर्गत आता है, उपापचयी नियंत्रक के अंतर्गत आता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि विटामिन जो है ये आपका रक्षात्मक पदार्थ भी कहलाता है। ये उपापचयी नियंत्रक पदार्थ तो है ही, साथ ही साथ क्या है सर, विटामिन आपका रक्षात्मक पदार्थ भी कहलाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रक्षात्मक पोषक तत्व कहलाता है या रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे सर, विटामिन रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहलाता है। अच्छा, ये रक्षात्मक पोषक पदार्थ क्यों कहलाता है? इसीलिए कहलाता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है तो उस विटामिन की कमी से कोई भी रोग आपको नहीं होता है, यानी कि विटामिन जो है वो आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि विटामिन जो है वो क्या है सर, रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहलाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन मिले कि निम्नलिखित में से रक्षात्मक पोषक पदार्थ है, तो आप कहेंगे विटामिन। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले कि निम्नलिखित में से उपापचयी नियंत्रक पदार्थ है, तो आप कहेंगे विटामिन। हाँ, ध्यान में रखेंगे कि उपापचयी नियंत्रक पदार्थ के रूप में ही हम लोग किसको जानते हैं सर, जल को भी जानते हैं और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण को भी जानते हैं। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे चलो सर ये तो ठीक बात है कि विटामिन के बारे में हम लोग इतना बेसिक समझ लिए, लेकिन ये बताओ कि विटामिन को खोजा किसने? तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि विटामिन को सी फंक नामक वैज्ञानिक ने खोजा। किसने खोजा सर? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने खोजा। और कब खोजा? तो सर 1911 में खोजा। कब खोजा सर? 1911 में। आप कहेंगे सर ये नाम ही कंफ्यूज कर जाएंगे, भूल जाएंगे कि विटामिन को सी फंक ने खोजा। तो भाई बहुत ही आसान है। समझो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बहुत सारा विटामिन का टैबलेट दे देता है और आपको बोलता है कि इसको सुबह शाम लेना है, लेकिन आप जैसे ही घर आते हो तो आपके मन में आता है कि एक ही बार में खा लेते हैं, पूरा विटामिन एक ही बार में मिल जाएगा। तो आप पूरा विटामिन का टैबलेट क्या करते हो, एक ही बार में फाँक जाते हो। किसको फाँक रहे हो सर? विटामिन को। विटामिन का खोज किसने करा है सर? सी फंक ने करा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पे सर? घुलनशीलता के आधार पर आपका जो विटामिन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन सा होता है? तो ध्यान में रखेंगे, आपका एक वो विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है। मतलब क्या कि एक ऐसा विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट सॉल्यूबल होता है। और दूसरा विटामिन वो होता है सर जो आपका जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर में सॉल्यूबल होता है। किस में सॉल्यूबल होता है सर? वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो आपसे कहीं भी ये पूछा जाए कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के 2 प्रकार हैं। पहला वो जो वसा में घुलनशील होता है और दूसरा वो जो जल में घुलनशील होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सा है? तो आप सभी कहेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या है सर? वसा में घुलनशील है। और जो आपका विटामिन बी और सी है, जो आपका विटामिन बी और सी है सर, वो किस में घुलनशील है? तो सर जल में घुलनशील है। आप कहेंगे कि सर ये चीज़ तो याद रहेगा कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। लेकिन ये ना याद रहेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होगा और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़रा सा आप ये बताओ कि आपके घर में सरसों तेल तो होता होगा सर? ज़रूर होता होगा। सरसों तेल में क्या रहता है? आप सभी कहेंगे सर वसा रहता है। सरसों तेल में क्या रहता है सर? वसा रहता है। अच्छा, आप देखिए कि यहाँ पे जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या क्या है सर? तो ए है, डी है, ई है और के है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे, व्यवस्थित कर दे, तो ए, डी, ई, के से हम एक कीड़ा नाम का लेटर बना सकते हैं।
आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे होता है सर? तो कीड़ा के तरह होता है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि कीड़ा जो है वो आपके सरसों तेल में चला गया। कीड़ा जो है वो आपके सरसों तेल में क्या हुआ? चला गया। तो आप ध्यान में रखेंगे कीड़ा से कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए सरसों तेल में क्या रहता है? बसा। तो ये आपका जो ए, डी, ई और के है ये क्या है सर? बसा में घुलनशील विटामिन है। तो सरसों तेल में कीड़ा चला गया, इससे आप ये याद रख सकते हैं कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अब आप कहेंगे कि चलो ये तो ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन को कैसे याद रखेंगे? तो सपोज कीजिए कि आप अपने टेबल पे अभी पढ़ रहे हैं और आपके टेबल पे क्या रखा हुआ है सर? एक कांच का ग्लास रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है। और उसमें क्या है सर? पानी भरा हुआ है। कोई वहाँ पे बच्चा है जो खेल रहा है, वो क्या कर रहा है? आपका जो स्कूटी का चाबी है वो इसमें गिरा दे रहा है सर। आपका स्कूटी का चाबी क्या कर रहा है सर? इस ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें क्या कर रहा है सर? गिरा दे रहा है। तो आपका जो चाबी है वो कहाँ चला गया सर? जल में चला गया। ध्यान दीजिएगा कि आपका चाबी कहाँ चला गया सर? जल में चला गया। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि चाबी आपका जल में घुल गया। तो चाबी किस में घुल गया सर? जल में। CHABHI आप चाबी लिख सकते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन बी आपका क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो आप इस तरह से वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन को याद रख सकते हैं आसानी से। ध्यान में रखिएगा सबसे अहम बात कि आपका जो विटामिन बी होता है, ये विटामिन जो बी है ये 11 प्रकार के विटामिन का समूह है। विटामिन बी जो है ये 11 प्रकार के विटामिन का क्या है सर? समूह है। और जनरली जितने भी विटामिन बी हैं उन सब में क्या पाया जाता है सर? नाइट्रोजन पाया जाता है। जितने भी विटामिन बी हैं उन सब में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो आपका विटामिन B12 है, जो आपका विटामिन B12 है इसमें क्या पाया जाता है सर? तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है सर? कोबाल्ट पाया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ और बेसिक पॉइंट हैं जिसको हम लोग नोट के रूप में याद रख सकते हैं, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसमें आपका पहला पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी कि विटामिन बी जो है ये आपका 11 प्रकार के विटामिन का समूह है और इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी में समानता क्या पाई जाती है सर? नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि सर विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो आपके एग्जाम में इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? और आपका ऑप्शन रहता है A, D, E और B। तो आप क्या कहेंगे सर? विटामिन बी में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट की प्रचुर मात्रा होती है या कोबाल्ट धातु पाई जाती है? और आपका ऑप्शन क्या रहता है सर? आपका ऑप्शन रहता है कि विटामिन B1, फिर आपका ऑप्शन रहता है विटामिन B12, फिर आपका ऑप्शन रहता है विटामिन ई और फिर आपका ऑप्शन रहता है विटामिन डी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे सर विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो आप इस दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है कि विटामिन का संश्लेषण शरीर कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि विटामिन चूंकि आपका एक पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है, तो ये जब भी आपको मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा सर? तो भोज्य पदार्थ से मिलेगा। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है कि विटामिन का संश्लेषण शरीर कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे विटामिन डी और विटामिन के को लिख दिया है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर कोशिकाओं द्वारा होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश से त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हो जाता है, जबकि आपके विटामिन के का संश्लेषण जीवाणु द्वारा कोलोन में संश्लेषित हो जाता है। तो आप इस छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन पड़ते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, साथ ही साथ विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन के रासायनिक नाम की, साथ ही साथ विटामिन की कमी से होने वाले रोग की। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ए की, फिर डी की, फिर ई की और फिर के की, उसके बाद विटामिन सी की। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो भी विटामिन है उसको देख लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी कहेंगे सर रतौंधी। कौन सा रोग, रतौंधी या जीरोथेल्मिया। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से या तो रतौंधी हो सकता है या फिर जीरोथेल्मिया होता है। आप कहेंगे कि सर विटामिन ए का रासायनिक नेम कैसे याद रहेगा, तो मेरे मित्र जब भी आप नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी का टैबलेट खरीदने जाएंगे तो उसके रेपर पे क्या देखेंगे, रेटिनॉल लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, आप किस बीमारी का टैबलेट खरीदने गए हैं, रतौंधी का, उसके रेपर पे क्या लिखा हुआ है, रेटिनॉल। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो सर विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, रेटिनॉल है। आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। आपका अगला विटामिन है विटामिन डी। तो ध्यान में रखेंगे कि सर विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो सर कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी आपके हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है। और हड्डी का मुख्य अवयव क्या होता है, तो सर कैल्शियम होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कैल्शियम से क्या, कि विटामिन डी हड्डी के लिए जरूरी होता है और हड्डी का मुख्य अवयव कैल्शियम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा सर, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कैल्सीफेरॉल। ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम में इसकी कमी से होने वाले 2 रोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। किसमें सर, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि विटामिन डी की कमी से जो वयस्क में रोग होती है वो कौन सा होती है, तो सर ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से किस में होता है सर, तो वयस्कों में होता है। किसमें सर, वयस्कों में। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे रिकेट्स। वयस्क में कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। तो ध्यान में रखेंगे सर कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम सर टेकोफेरॉल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है सर, तो जो जनन शक्तियाँ होती है वो कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपका अगला विटामिन है सर विटामिन के। तो ध्यान में रखेंगे सर विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से क्या होता है सर, इसकी कमी से जो आपका ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का नहीं बन पाना किसकी कमी से होता है, तो सर विटामिन के कमी से होता है। और आपके एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा सर, विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। आप कहेंगे कि सर विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ये चीज़ कैसे याद रहेगा, तो भैया के से किंग याद रहेगा। किंग का क्या होता है, तो आप कहेंगे क्वीन होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नेम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। तो ध्यान में रखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और आप सबों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है सर, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर एस्कर्बी हो जाता है। सर एस्कर्बी हो जाता है, या फिर मसूड़ों में क्या होता है सर, सूजन हो जाता है। मसूड़ों में क्या होता है, सूजन हो जाता है।
उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे विटामिन के रासायनिक नाम और इसके कमी से होने वाले रोगों को समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन है उसका रासायनिक नेम क्या होता है, साथ ही साथ उसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है उसके रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाले रोग का डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान में रखिए, आपका जो पहला विटामिन है वो है विटामिन B1 और आपके एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है। आप सभी क्या कहेंगे, सर विटामिन B1 का रासायनिक नेम थायमीन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी कहेंगे बेरी रोग होता है। और आपके एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है और दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आप इस दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नेम थायमीन, कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, इसका भी आपका रासायनिक नेम पूछा गया था कि विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या है, तो आप सभी कहेंगे राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। तो अगर किसी का आंख बहुत ज़्यादा लाल रहता है तो आप समझ जाना कि उसको विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी है। नेक्स्ट आपका विटामिन है विटामिन B3, ध्यान में रखेंगे कि इसका रासायनिक नेम निकोटिनामाइड या फिर नियासिन होता है। ये चीज़ आपका प्रचलित नाम है। विटामिन B3 का प्रचलित रासायनिक नेम क्या है सर, नियासिन। आपके ऑप्शन में ज़्यादातर ये मिलता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर बाल आपका सफ़ेद हो जाएगा या मंदबुद्धि होना, वो किसकी कमी से होता है, तो सर विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे कि विटामिन B5 का रासायनिक नेम होता है पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नेम क्या होता है, पेंटोथोनिक अम्ल, और इसकी कमी से आपको कौन सा रोग होता है, तो सर पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल, कौन सा रोग होगा, पेलाग्रा या फिर आपका 4D सिंड्रोम। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6, इसका रासायनिक नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर एनीमिया और त्वचा रोग होता है। ये बहुत ही सिंपल है। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है और ध्यान में रखेंगे कि बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो बाल है, हेयर है, उसका फॉल होना शुरू हो जाता है, या बायोटीन की कमी के चलते ही क्या होता है सर, पैरालिसिस, लकवा मारा जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B11, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे फॉलिक अम्ल, और ध्यान में रखेंगे कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल से संबंधित है, तो विटामिन B11 किससे संबंधित होगा, तो आप क्या कहेंगे, फॉलिक अम्ल से संबंधित होगा। और विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो सर एनीमिया या पेचिस रोग होगा। ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में एक और विटामिन का डिस्कशन किया जाता है, वो है आपका विटामिन B12। इसका रासायनिक नेम क्या होता है, तो सर साइनोकोब्लोमीन होता है। साइनोकोब्लोमीन किसका रासायनिक नेम होता है, विटामिन B12 का, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर एनीमिया और पांडु रोग जो है वो किसके कमी से होता है, तो सर विटामिन B12 की कमी से, जिसका नाम क्या है सर, रासायनिक नाम साइनोकोब्लोमीन। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब उम्मीद करते हैं कि विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि फुल साइंस कोर्स करें, साइंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस में मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। आप इस बैच में इनरोल होने के लिए दिए गए इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।